जय मध्य प्रदेश फ्रेंड्स, मैं साक्षी मोदी आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग 2-3 टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले देखते हैं कि कार्य क्या होता है। नंबर 1 हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि दैनिक जीवन में हम कई ऐसे काम करते हैं जिनको हम बोलते हैं कि हमने कार्य किया है। जैसे कि हम बोले खाना बनाना, पानी भरना, इसके अलावा चलना, ये सब हम बोलते हैं हमने काम किया है। लेकिन वास्तव में ये कार्य नहीं होता है। फिजिक्स में कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें जितना विस्थापन होता है वो उसका कार्य कहलाता है। क्या होता है इन फिजिक्स, अगर किसी भी वस्तु पर बल हम लगा रहे हैं तो उस पर जितना भी विस्थापन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्य। जैसे कि ये एक हमारा सरफेस है, तल है, जिस पर मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है। इस तल पर ये एक वस्तु रखी हुई है, इस पर हम बल लगा रहे हैं यहां से, इस टाइप से। ये हम इस पर एक बल लगा रहे हैं। मान लीजिए बल लगाने पर ये वस्तु यहां पर आ गई। हमने इस वस्तु पे बल लगाया, मान लेते हैं हमने F बल लगाया, तो ये वस्तु हमारी यहां पर आ गई, तो हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है। इस स्थिति में कार्य हुआ है। और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कुएं से जब हम पानी भरते हैं, तो हम रस्सी से बाल्टी को खींचते हैं। जब आप रस्सी से बाल्टी को खींचेंगे तो आप कुछ बल लगा रहे होंगे। वो जो आप बल लगा रहे होंगे उससे उस बाल्टी में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ होगा, तो वहां भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्य हुआ है। जो कार्य है इसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा आपका बल इंटू विस्थापन, यानी कि बल लगाने पर आपका जितना भी विस्थापन होता है आप उसको बोलेंगे कि उसका गुणनफल जो होगा वो आपको देगा कार्य। मान लेते हैं इस वस्तु पर F बल लगा था और इसने विस्थापन हुआ, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी जो थी, इसने S विस्थापन तय किया, तो इंटू S हो जाता है। यानी कि वर्क के लिए फॉर्मूला मिलता है W इक्वल्स टू F इंटू S, यानी कि बल इंटू विस्थापन। मान लीजिए कि ये जो आपने बल लगाया था इस दिशा में, तो वस्तु भी इस दिशा में ही सरक गई, इस दिशा में ही विस्थापित हो गई। मान लीजिए ऐसा ना हो, कैसा हो जाए कि हम इसमें हम इस टाइप से बल लगाएं। हमने मान लीजिए ऐसे बल लगाया, जैसे हम किसी भी नीचे वस्तु रखी उसको पकड़ के जब आप खींचेंगे तो आप इसी टाइप से बल लगाएंगे, ऊपर की साइड बल लगेगा। इस टाइप से मान लीजिए इसको ऐसे पकड़ के हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये वस्तु जो है वो इधर विस्थापित हो रही है, यानी कि ये जो बल की दिशा है और जो विस्थापन की दिशा है इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ये वाला, इसको हम मान लेते हैं ये कोण है आपका थीटा, ये है आपके बल की दिशा और ये है आपके विस्थापन की दिशा। इस स्थिति में आप जो काम है वो इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशाएं दोनों अलग अलग हुई। तो यहाँ पर आप काम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा इक्वल्स टू F इंटू S cos थीटा। यहाँ जो वर्क होगा यानी कि जो काम होगा वो F इंटू S, यानी कि आपका बल इंटू विस्थापन के साथ जब आप cos थीटा क्या है, यहाँ पे जितना भी एंगल बनेगा उसका अगर आप गुणा कर देते हैं तो इस स्थिति में आपका काम निकल जाएगा। अब देखते हैं, ये जो cos थीटा है, आप जानते होंगे कि cos थीटा की वैल्यू कुछ इंटरवल में लाई करती है। जैसे कि जो cos है उसमें जब आप 0 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos में 90 पे अगर आप वैल्यू निकालें तो cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। cos 180 की वैल्यू अगर हम देखें तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos में इसके बाद भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से हमें ये समझ में आ गया कि cos की जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। ना तो +1 से बड़ी होगी ना ही -1 से छोटी होगी, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं, यानी कि +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। अब यहां देखते हैं, अगर ये आपका cos थीटा है, ये वाला, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो जाए तो उसके हिसाब से ये काम चेंज हो जाएगा।
काम चेंज हो जाएगा तो काम जो है आपका वो 3 टाइप से डिवाइड होता है। पहला तो होता है आपका धनात्मक कार्य, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक कार्य, तीसरा होता है आपका शून्य कार्य। तो हम पहले धनात्मक कार्य को देखते हैं कि धनात्मक कार्य क्या होगा। तो धनात्मक कार्य क्या होता है आपका कि अगर बल लगाने पर, धनात्मक कार्य क्या हो जाएगा आपका, यदि बल लगाने पर जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो जाए तो वो हो जाएगा आपका धनात्मक कार्य। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था वही देख लेते। ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर आपने इस दिशा में बल लगाया था, ये इसी दिशा में विस्थापित होकर यहां पे आ गई, ठीक है, इसी दिशा में बल लगाया था और इसी दिशा में विस्थापित होकर वो आपका आगे आ गई। दैट मीन्स वो यहां आ गई, यही आपकी बल की दिशा है, यही आपकी विस्थापन की दिशा है। तो इस दिशा में जो भी काम होगा ना आप उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य, ठीक है। इस स्थिति में जो भी कार्य होगा वो आपका हो जाएगा धनात्मक कार्य। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जब आप कुएं में बाल्टी डालते हैं पानी निकालने के लिए, जब आपने बाल्टी को डाला, ठीक है, तो आपने उसको नीचे की साइड फेंका, ठीक, नीचे की साइड फेंका तो एक गुरुत्वाकर्षण बल उस पे काम कर रहा है नीचे की साइड, जो कि एक बल है, ठीक है, तो बल हो गया। किस दिशा में काम कर रहा है, नीचे की साइड। विस्थापन का हुआ, आप बताइए कि बाल्टी ऊपर आ गई, अपने आप नहीं आई ना, बाल्टी कहाँ जा रही है, नीचे की साइड जा रही है। तो विस्थापन भी बल की दिशा में हो रहा है क्योंकि बल भी नीचे लग रहा है, उसको नीचे खींच रहा है और वस्तु भी नीचे ही विस्थापित हो रही है, यानी कि उस दिशा में, उस स्थिति में आपका जो काम है वो हो जाएगा आपका धनात्मक कार्य। इस स्थिति में आप काम कैसे निकालेंगे, W इक्वल्स टू एफ एस, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में। यहां पर अगर हम कॉस रख के देखें, यहां पर अगर हम कॉस रख के देखें तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। क्योंकि बताइए इसी दिशा में बल लग रहा है, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण, कोई कोण बनेगा, नहीं बनेगा ना। दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे मैं कॉस 0 डिग्री लिख देती हूँ। अब मुझे बताइए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1, यानी कि एफ एस इंटू 1, जो कि क्या हो जाएगा एफ इंटू एस, यानी कि यही फॉर्मूला आपका फिर से ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका धनात्मक कार्य। दूसरा आता है आपका ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य क्या बोलता है आपका कि मान लीजिए आपने बल लगाया किसी दिशा में, विस्थापन किसी और ही दिशा में हो जाए। क्या बोलता है आपका कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं विस्थापन उस दिशा में ना होकर किसी और दिशा में हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि टॉय कार आती है, जो बच्चों की खेलने वाली कार आती थी ना पहले, तो एक छोटी सी कार आती है, उसको जब आप पीछे की साइड खींचो ना तो वो आगे जाती है। इस टाइप की कार आती है, उसको पीछे की साइड हम अगर खींचते हैं ना तो वो आगे की साइड मूव करती है। दैट मीन्स आपने बल किस दिशा में लगाया, इधर, लेकिन वो मूव कहाँ कर गई, इधर, ठीक है। बल लगाया था आपने इधर, मूव कहाँ कर गई, इधर। तो इस स्थिति में जो आपका काम होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। तो यहां से हम काम के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। W इक्वल्स टू क्या हम निकलेगा हमारा F इंटू एस कॉस। अब देखिए बल लगाया था इधर, विस्थापन हुआ इधर, दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। कितने का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। देख लो, इधर आ रहा है बल, इधर आ रहा है विस्थापन, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 का कोण बनेगा तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि F इंटू एस इंटू -1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम कैसा निकलेगा, ऋणात्मक कार्य, ठीक। तो ये हो गया आपका ऋणात्मक कार्य। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला वाला जैसे एग्जांपल था ना कुएं में बाल्टी डालने वाला, सेम वैसे ही आपने कुएं में बाल्टी डाली पानी निकालने के लिए। अब आप उसको ऊपर की साइड खींच रहे हैं, ठीक है, आपने डाल दिया, पानी फिल हो गया उसमें, अब आप उसको ऊपर की साइड खींच रहे हैं। आप तो खींच रहे हैं ऊपर की साइड, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, उस पे नीचे की साइड, जो उसको ऊपर नहीं आने देगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की साइड, लेकिन आपके खींचने के कारण विस्थापन का हो रहा है ऊपर की साइड। दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। तो इस स्थिति में आपका कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। थर्ड देखते हैं कि आपका शून्य कार्य क्या होता है। क्या देखेंगे अब हम कि आपका जो शून्य कार्य है वो क्या होता है। आपका जो शून्य कार्य है वो क्या होता है। तो शून्य कार्य क्या होता है, अगर
किसी भी स्थिति में आप काम तो कर रहे, आप बल तो लगा रहे हो, लेकिन विस्थापन हो ही नहीं रहा है। जैसे मैं इस पेन को पकड़ के खड़ी हूं, क्या इस पर कोई विस्थापन हो रहा है क्या? इसका कोई विस्थापन हो रहा है क्या? मैं सिर्फ इसको पकड़ के खड़ी हूं, क्या इसमें विस्थापन हो रहा है क्या? क्योंकि इसको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या विस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो इस स्थिति में इस मार्कर पर जो काम होगा वो क्या होगा? जीरो कार्य। तो शून्य कार्य क्या हो जाएगा? जब आपका बल लगाने पर भी कोई विस्थापन ना हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक, बहुत बड़ा पत्थर है, आप उस पर बल लगा रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर है कि वो आपसे हिल ही नहीं रहा है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो इस स्थिति में आपने बल तो लगाया, आपके पास जितनी ताकत थी आपने उतना बल लगा दिया, लेकिन क्या विस्थापन हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो होगा आपका शून्य कार्य। शून्य कार्य को हम कैसे निकालेंगे? W इक्वल्स टू एफ एस। शून्य कार्य, विस्थापन तो हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे एस की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए इस टाइप से हो जाए, ये कोई वस्तु है, आप इस पर ऐसा बल लगा रहे हैं, ठीक है, और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, या फिर सेकंड केस बोले कि आप बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। इस केस में इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कॉस की जगह 90 डिग्री लिख देते हैं तो कॉस 90 का मान होता है 0, और यानी कि हमारा वर्ग जो निकल के आता है वो आता है 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका शून्य कार्य। इसके बाद एक प्रमेय आती है जो होती है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कौन सी प्रमेय आती है आपकी? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन करेंगे आप, किसी की भी गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन करेंगे तो वो आपके वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक। क्या बोलती है कि अगर आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो वो आपका वर्क डन के इक्वल होती है। अब गतिज ऊर्जा पढ़ना है तो एक काम करते हैं, पहले ऊर्जा पढ़ लेते हैं। आपका जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होगा? कार्य करने की जो क्षमता होगी, ध्यान से सुनिएगा, कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे आप क्या बोलेंगे? ऊर्जा। किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की जितनी क्षमता होगी, मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हमारी कुछ ना कुछ क्षमता होती है कि हम भैया 2 किलो का सामान उठा सकते हैं, 10 किलो का सामान उठा सकते हैं, वो हमारी क्षमता है, ठीक है। तो वो क्षमता क्या होती है? एक तरह से ऊर्जा होती है कि हमारे पास इतनी ऊर्जा है कि हम किसी भी चीज को उठा पा रहे हैं, तो वो हो गई आपकी ऊर्जा। अब आप बोलेंगे कि ऊर्जा तो बहुत टाइप की होती है, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, आपको पता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। सेकंड होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होगी वो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद ऊर्जा तो बहुत सारे टाइप की होती है, एक यांत्रिक ऊर्जा भी होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा के मैंने कुछ प्रकार बता दिए। पहला मैंने बताया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा। सेकंड मैंने बताया आपको स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन के कारण, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी वो आप क्या बोलेंगे? उसकी स्थितिज ऊर्जा है। थर्ड मैंने बताया आपको कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को आप क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। इसके अलावा ऊर्जा तो बहुत सारे टाइप की हो सकती है। केमिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल अगर कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की एनर्जीज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ही पढ़नी है, तो हम पहले इसमें देखते हैं ऊर्जा में क्या देखें हम कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। क्या देख रहे हैं हम? गतिज ऊर्जा क्या होती? तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो होती है उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये लो वस्तु रही, इसका द्रव्यमान m है और ये वस्तु गति कर रही है एक वेग v से। किस वेग से गति कर रही है? v वेग से गति कर रही है। गति के कारण ही ऊर्जा होगी ना, तो गति कर रही है ये v वेग से। तो गतिज ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला बनता है आपका, गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू होता है 1/2 mv², ठीक। क्या होता है गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला? 1/2 mv²। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। दूसरी होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है आपकी स्थितिज
ऊर्जा। क्या बोला था मैंने कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं हम कि एक सतह थी, यहाँ पे एक वस्तु रखी थी जिसका द्रव्यमान कितना था m। ये सतह थी, इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई थी जिसका द्रव्यमान था हमारा m। इसको हम ले गए उठा के ऊपर, ठीक है, ऊपर ले गए, कहां ले जाके पहुंच गए, इस बिंदु पर, और यहां पे ले आए। वस्तु तो वही है, उसका द्रव्यमान वही है, लेकिन हमने उसकी स्थिति बदल दी, यहां से उसको यहां ले आए। कितनी ऊंचाई पर ले आए, h ऊंचाई पे, ठीक है, h ऊंचाई पे आप इसको ले आए। तो इस स्थिति में जब आपने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो इसमें एक ऊर्जा आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा के लिए आपका फॉर्मूला बनता है mgh। mgh, m क्या, वस्तु का द्रव्यमान, h अभी बताया आपको ये ऊंचाई है जिस ऊंचाई पे आप ले गए हैं, और g क्या है आपका, जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो आपका त्वरण है स्मॉल जी। ठीक, तो ये हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, जो ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ये नियम कहलाता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, ये वस्तु थी, यहां रखी थी m द्रव्यमान की, ठीक है, इसकी स्थिति हमने यहां परिवर्तित की थी, यहां ले आए थे। मान लेते हैं कि वस्तु है यहां पर a बिंदु पर, ठीक है, इस a बिंदु पर है, एक स्थिति ऐसी आई होगी जब ये यहां पर आई होगी, हम इसको यहां से गिरा देते हैं, ठीक है। अगर यहां से इसको गिरा दोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब कभी ये यहां होगी, ठीक है, ये बिंदु मान लिया B है। एक स्थिति ऐसी आई होगी जब ये इस सरफेस को टच कर गई होगी, ये बिंदु हम मान लेते हैं कि ये कहां आ गई, C पर आ गई, ठीक है। देखिए, ये जब यहां थी, जब ये यहां थी तो इसमें एक स्थितिज ऊर्जा थी, क्योंकि यहाँ पर स्थित थी ना, तो यहाँ पे एक इसकी स्थितिज ऊर्जा थी जो कि कितनी थी, mgh, ठीक, कितनी थी, mgh, h कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, mgh, ठीक है। जब ये नीचे आई तो इसमें ऊर्जा में परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि इसने गति करना स्टार्ट किया ना। अब जैसे ये गति करना स्टार्ट करेगी इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा आएगी वैसे वैसे जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है ना, इसके मान में कमी होती जाएगी। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही आप इसको नीचे फेंकेंगे, नीचे के लिए छोड़ देंगे, तो आपकी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है ना, इसका मान तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जो आपकी गतिज ऊर्जा है उसका मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस स्थिति में इसकी कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, कुछ ना कुछ इसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। यहां पर जैसे ये आएगी वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा बन जाएगी, जो कि कितनी होगी, 1/2 mv², इतनी होगी, क्योंकि इसे वेग ले लिया, और वेग मान लेते हमने, क्या मान लेते हैं कि इसने वेग ले लिया v। तो इस वस्तु में एक गतिज ऊर्जा आ गई इस सरफेस पर टच करते टाइम 1/2 mv²। अभी मैंने बोला था कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा को, ठीक है, किसी भी वस्तु में उसके ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इस स्थिति में जो उसकी ऊर्जा होगी उतनी ही ऊर्जा उसकी इस स्थिति में भी होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप कि अगर इस स्थिति में जितनी भी ऊर्जा होगी उतनी की उतनी ही ऊर्जा इस स्थिति में होगी, यानी कि क्या ये दोनों मान बराबर होंगे, क्या ये दोनों मान बराबर होंगे क्या, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मान बराबर हो गए। क्या ये m से m कट जाएगा, दोनों साइड सेम वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां से हम v² का मान निकालें तो ये 2 जो है 1/2 है, इधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2gh आएगा। v² जब आप हटाएंगे तो यहां पर अंडर रूट लगेगा, यानी कि v = √2gh, ठीक है। तो ये एक वेग के लिए फॉर्मूला आता है जो ये वस्तु ऑक्यूपाई कर लेगी। ये हो जाता है आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, गतिज ऊर्जा का
और स्थितिज ऊर्जा का। दूसरा मैंने बताया आपको यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा कुछ नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जो गतिज ऊर्जा होती है और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उन दोनों का योग करके निकाल लो तो आपका क्या निकल जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ये हो गया आपका पूरा ऊर्जा का कॉन्सेप्ट कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और इसको किस किस टाइप से डिवाइड किया जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूं। मान लीजिए कोई वस्तु ही यहां पर रखी है, ठीक है। इस वस्तु का द्रव्यमान है 10 किलोग्राम में, मान लेते हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, हाँ, इस वस्तु का द्रव्यमान है आपका 10 किलोग्राम। तो इस वस्तु में कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी और कुछ ना कुछ इसकी इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तो होगी। कितनी होगी, mgh। अगर हम इस वस्तु को h ऊंचाई पे ले जाए तो इसमें कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा बनेगी। h ऊंचाई आप मान लीजिए कितनी, 2 मीटर ऊपर ले जाए या फिर 10 मीटर ऊपर ले जाए, इस टाइप से आप ले जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बनेगी कुछ ना कुछ और इसका द्रव्यमान भी बनेगा। तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूं कि ये वस्तु गति कर रही है, ठीक है, ये वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, इसमें कोई ना कोई एक वेग है, मान लीजिए वो वेग है आपका 20, ठीक है, आपका वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड, इतना इसमें वेग है। तो आप इसकी स्थिति गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि शक्ति क्या होता है। अब हम देखते हैं कि शक्ति क्या होता है। शक्ति क्या होता है आपका, शक्ति होती है आपकी कार्य करने की दर। क्या होती है शक्ति, आपके कार्य करने की दर को हम बोल देंगे शक्ति। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब भी आपको किसी भी चीज की दर निकालनी है तो उसमें आप लगा दीजिए समय का भाग। तो कार्य करने की दर है ना, तो कार्य में लगा दो आप समय का भाग, ये लीजिए लगा दिया। तो ये निकल गया आपका शक्ति के लिए फॉर्मूला। शक्ति क्या थी, कार्य करने की दर, दर निकालना था, समय का भाग लगा दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी दर निकालना हो समय का भाग लगा दो। कार्य कितना है, मान लेते हैं W कार्य हो रहा है, समय कितने टाइम तक के लिए हो रहा है, T टाइम तक के लिए, ठीक है। कार्य कितना था W, समय कितने टाइम के लिए हुआ, T टाइम के लिए। तो ये आपकी निकल जाती है शक्ति। किसी भी वस्तु में कितनी उसकी शक्ति होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगी आपकी शक्ति। इसके लिए इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो जो शक्ति होती है, हम एक चीज भूल गए थे कि कार्य की जो यूनिट है, तो कार्य की यूनिट भी निकाल लेते हैं। जो कार्य होता है, हमने लिखा था F इंटू S, बल इंटू विस्थापन था आपका। तो बल कितना था, बल को किस यूनिट में निकालते हैं आप, बल को आप निकाल लेंगे किसमें, न्यूटन में। तो ये लीजिए न्यूटन। समय को आपको समय को किस में निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे S विस्थापन है ना आपका, विस्थापन को आप किस में निकाल लेंगे, मीटर में। ये लीजिए मीटर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी आपकी कार्य की यूनिट। दूसरी जगह अगर आप बोले तो एसआई पद्धति में आप कार्य को किस में नापते हैं, एसआई पद्धति में आप कार्य को नापते हैं जूल में, ठीक है। एसआई पद्धति में आप कार्य को किस में नापेंगे, जूल में। तो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 1 जूल। ये हो गई आपकी कार्य की यूनिट। दूसरा हमने एक और पढ़ा था ऊर्जा, तो ऊर्जा की भी यूनिट सेम ही होती है। यहां से हम निकाल लेते हैं इसकी यूनिट शक्ति की, ठीक है। तो शक्ति यानी कि क्या, कार्य बटे समय। कार्य की यूनिट अभी देखिए कितनी निकली थी, जूल, ये लो जूल। समय की यूनिट क्या, सेकंड, तो ये लो सेकंड। यानी कि इसकी यूनिट कितनी बन जाएगी, जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है। शक्ति की यूनिट बन गई आपकी जूल सेकंड इनवर्स। अब आप बताइए कि जैसे आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है, ठीक है। आपका जैसे 10 यूनिट खर्च हुई या 20 यूनिट खर्च हुई, उसके हिसाब से आपका बिल आता है। तो बिल किस हिसाब से आता है आपका, वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी बल्ब था, ठीक है, कितने वॉट का बल्ब था, आपने मान लिया 4 किलो वॉट का बल्ब था, ठीक है। कितने किलो वॉट का बल्ब था, 4 किलो वॉट का बल्ब था। कितने घंटे तक जला, मान लेते हैं ये जो बल्ब था ना, ये आपका 4 घंटे तक जला, 6 मान लो 6 घंटे तक आपका जला।
4 किलोवाट का एक बल्ब था जो कि 6 घंटे तक हमने जलाया, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका वो यूनिट के हिसाब से बिल आता है ना, कैसे आता है, जैसे हर एरिया का अलग अलग होता है। जैसे आपके यहाँ 1 यूनिट के 10 रुपए लग रहे हैं या 15 रुपए लग रहा है, उस हिसाब से मान लेते हैं हमारे यहाँ 1 यूनिट के 10 रुपए लगते हैं, ठीक। 1 यूनिट के कितने रुपए लगते हैं? 10 रुपए लगते हैं। तो यहां से आप कैसे निकालेंगे इसका बिल? 4 जितना आपका बल्ब था किलोवाट, जितने किलोवाट का, कितने घंटे तक जलाया आपने? 6 घंटे तक। पूरे महीने जब जलाया ना, तो महीने का एक बार में बिल आता है। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 इंटू 30, कितने यूनिट के 1 यूनिट में कितने रुपए बिल लगा रहा था वो? 10 रुपए। 10 को और मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका आंसर आएगा उसी हिसाब से आपका क्या निकलेगा? बिल आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7200, ठीक है। इतना आपका क्या आएगा? बिजली का बिल आएगा, ठीक। तो ये था आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है। तो हमने सब चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।